हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का साइंस, जिसमें हम करने वाले हैं आपका तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। परमाणु क्या है, परमाणु के बारे में हम देखने वाले हैं आज। ठीक है, इसका जो पिछला लेक्चर था वो चैप्टर 2 का था। क्लास 9 साइंस का चैप्टर 2 था, जिसमें हम क्या कर रहे थे। वहाँ पर हमने यौगिकों के बारे में देखा था और मिश्र धातुओं के बारे में पढ़ा था, तत्वों के बारे में थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं पढ़ा था। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा था सबके बारे में। और हमने बेसिक सी बातें वहाँ क्या की थी। चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। दूसरे चैप्टर का नाम था, और पहले चैप्टर का नाम क्या था कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो ये तीसरा चैप्टर है जिसको हम करेंगे परमाणु एवं अणु। ठीक है, लिखते हैं अध्याय 3 परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु हम बात करने वाले हैं परमाणु के बारे में। ठीक है, क्या बात करेंगे, परमाणु के बारे में। पहले हम जानते हैं परमाणु किसे कहते हैं, उसको हम थोड़ा लिखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे इसके बारे में पूरा डिटेल में बताते हैं। ठीक है, इसके इतिहास समझिए। परमाणु क्या है, किसी तत्व का वह भाग जिसे रासायनिक रूप से नहीं तोड़ा जा सकता है तथा यह तत्व का गुण दिखाता है, उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु क्या है, परमाणु वह तत्व का वह छोटा सा टुकड़ा है जिसे उसके बाद हम उसको तोड़ ही नहीं सकते। इतना छोटा है कि उसको उसके बाद वो उसका टुकड़ा होगा ही नहीं। समझे बात को। तो अगर हम बात करते हैं भारत के एक महर्षि थे जिनका नाम था महर्षि कणाद, जिन्होंने 1800 ईसा पूर्व पहले बताया था कि क्या बताया था कि पर तत्व जो है क्या है, तत्व जो होता है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि जैसे कि कोई तत्व है, ठीक है, तत्व का कोई एक ऐसा टुकड़ा है जिसको उसके बाद उसको नहीं तोड़ सकते। ठीक है, यही बात यूनानी वैज्ञानिक थे, यही बात उन सभी ने भी कहा जो महर्षि कणाद ने कहा था 800 ईसा पूर्व पहले, कि मतलब कोई जैसे तत्व है, तत्व का वो ऐसा टुकड़ा जिसको उसके बाद नहीं तोड़ा जा सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। एक वैज्ञानिक आए, एंटोनी एल लेबोसिए, जिन्होंने रासायनिक संयोग के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे, इसके बाद ही उसको पढ़ेंगे। ठीक है, वैज्ञानिक का क्या नाम था, एंटोनी एल लेवोसिए, जिन्होंने क्या दिया है, रासायनिक संयोग के दो नियम दिए हैं, संयोगों के दो महत्वपूर्ण नियम दिए हैं, जिनके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट और दूसरा दोनों देख लेंगे आज। ठीक है, परमाणु आपको समझ में आएगा। परमाणु क्या है, परमाणु तत्व का वह टुकड़ा है उसकी मतलब कि उसके बाद वो टूट नहीं सकता है।
वो इतना छोटा टुकड़ा है कि उसके बाद उसका कोई टुकड़ा नहीं हो पाता है। ठीक है, यह था। यह पहले बात करते हैं, अगर हम जैसे हमने बोला कि भारतीय जो महर्षि थे, ऋषि थे, जिनका नाम महर्षि कणाद था, इन्होंने बताया, जो इन्होंने बताया वहीं जो यूनानी वैज्ञानिक थे उन्होंने वहीं बताया। समझे बात को? तो यही सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। जैसे कि परमाणु, परमाणु हमने लिखा दिया, आप लिख लीजिए परमाणु किसे कहते हैं। ठीक है, अगला हम हेडिंग डालेंगे, रासायनिक संयोगों के नियम। हम बात करते हैं रासायनिक संयोगों के नियम किसने दिया है, तो उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। देखिएगा, लिखेंगे यहाँ से स्टार करके लिखिएगा, वैज्ञानिक एंटोनी एल लेवोसिए, जिसको बोलेंगे एंटोनी एल लेवोसिए या फिर लेवोसियर, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में हिंदी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है इन नामों में। देखिएगा, ने रासायनिक संयोग के दो, रासायनिक संयोग के या फिर संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियम दिए। नियम दिए हैं। पहला कौन सा है? अगर हम बात करते हैं रासायनिक संयोजन के नियम, तो देखिएगा, वैज्ञानिक एंटोनी एल लेवोसियर ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियम दिए। ठीक है, इनके अगर बारे में बात करते हैं, जो विभिन्न जैसे रासायनिक संयोगों के जो नियम है, ठीक है, ये तो हो गया। जैसे कि और एक और स्टार लगाएंगे, इसी के बारे में है कि रासायनिक संयोजन है यार, संयोजन के नियम, रासायनिक संयोजन के नियम। अगर हम बात करते हैं तो विभिन्न तत्वों अथवा यौगिकों के बीच यह नियम क्यों दिया गया? रासायनिक संयोजन का नियम, तो विभिन्न तत्वों तथा यौगिकों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होने से अनेक प्रकार के यौगिक बनते हैं। उन्हीं सभी यौगिकों दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं से मिलकर संयोग से बनते हैं। प्रयोग द्वारा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रयोग द्वारा देखा जा सकता है, इसीलिए इसको रासायनिक संयोगों का नियम दिया गया। रासायनिक अभिक्रिया कुछ सामान्य नियमों का पालन करती है। ये जो रासायनिक संयोगों का जो नियम है, ये क्या है कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है वो किसी न किसी नियम का पालन करती है। तो उसी नियम के बारे में हम यहाँ देखने वाले हैं रासायनिक संयोजन के नियम में। ठीक है, इसको पहले लिखना चाहिए था, उसके बाद इसको वैज्ञानिक एंटोनी एल लेवोसियर ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियम दिए। इसका पहला हेडिंग कर लीजिएगा, इसके बाद भी इसको पहले लिख लीजिएगा, इसको पहले लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर, उसके बाद इसको लिखने के बाद उसको लिखिएगा, कौन कौन से नियम है उसको देखिएगा। ये नियम क्यों दिया गया है? यह नियम इसलिए दिया गया कि अगर जैसे कि दो या दो से अधिक जो तत्व हैं या तत्व के जो परमाणु हैं, ये अलग अगर रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं तो वो किसी न किसी नियम के अनुसार ही करेंगे। तो जो नियम दिया उन्हीं के बारे में हम देखने वाले हैं। तो पहला नियम है, यहाँ से बात करते हैं तो ठीक है,
आप लिखेंगे, ज़्यादा हम लिखवा नहीं रहे इतिहास की तरह। पहला नियम है जो है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम या द्रव्य की अविनाशिता का नियम। पहला नियम क्या है? द्रव्यमान के संरक्षण का नियम या द्रव्य की अविनाशिता का नियम हम बोल सकते हैं। ठीक है, हम दूसरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम। दूसरा क्या है? निश्चित अनुपात का नियम। इसका क्या मतलब है कि जैसे कोई अब अगर तत्व के जो परमाणु है अगर अभिक्रिया कर रहे हैं तो वो निश्चित अनुपात में करेंगे या नहीं करेंगे उसके बारे में देखेंगे। और यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अगर वो अभिक्रिया कर रहे हैं तो जो तत्व का जो द्रव्यमान है वो संरक्षित रहेगा या फिर वो क्या हो जाएगा उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, पहले नियम में। दूसरे नियम में अनुपात में किस अनुपात में उस तत्व के परमाणु तत्व को हम मिला रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई है। देखिएगा अगला हेडिंग हम डालते हैं, क्या? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लिखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम के बारे में हम देखेंगे। तो देखिएगा यहाँ से ये परमाणु आप लिख चुके होंगे, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना एकदम सही है, इतना आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो आप इसको उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिएगा पहला हेडिंग करके द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हम बात करेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में। ठीक है, हम बात क्या करेंगे? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में। ठीक है, जो अभी हमने बोला कि जो यहाँ पर तो अभिक्रिया करेंगे वो उनका द्रव्यमान सुरक्षित रहता है या नहीं, उनके बारे में देखने वाले हैं। इस नियम का प्रतिपादन जो है किसने किया है? अभी हमने क्या बोला है? MSV लोमोनोसोव। देखिएगा द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, जिसमें हम लिखेंगे इस नियम का प्रतिपादन, इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम एक रूसी वैज्ञानिक थे, रूसी वैज्ञानिक SB लोमोनोसेव। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे? यम भी, वो हिंदी में लिखा है उस तरह से लोमोनोसोव या सेव, जो भी। ठीक है, ने 1756 ईस्वी में किया। लेवोसिए, जो लेवोसिए थे,
लेंडोंट, लेवोसिए लेंडोंट और आदि वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की। क्या की है? पुष्टि की। पुष्टि की। इस नियम के अनुसार द्रव्य अविनाशी है, यानी कि जो द्रव है, द्रव को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसका नाश हो सकता है। जो द्रव संरक्षण का जो नियम है उसके अनुसार क्या है कि द्रव्य जो है अविनाशी है, द्रव को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही इसको नष्ट किया जा सकता है, न नाश हो सकता है इसका। तो इसका क्या मतलब कहने का है कि ये जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, यह कभी नष्ट नहीं होता, न यह उत्पन्न होता है। ठीक है, ये जैसे कि इसको नष्ट करेंगे नहीं, ये दूसरे रूप में आपका जो ये द्रव्यमान है वो परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो परिवर्तन के उपरांत भी द्रव्य का कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना कि अभिक्रिया के पहले रहता है। समझे आप लोग? क्या इसका कहने का मतलब है कि जैसे कोई अगर रासायनिक अभिक्रिया हुई, उस तत्व ने अभिक्रिया किया, उस तत्व का जितना भार रहेगा उतना ही भार अभिक्रिया के बाद भी रहेगा। ये नहीं कि चेंज हो जाएगा, अभिक्रिया का पहले कुछ और अभिक्रिया के बाद कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना पहले उतना बाद ही में भी रहेगा। यही यहाँ बोला है द्रव्यमान के संरक्षण के नियम में। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। आगे हम बात कर लेंगे ठीक है, आगे हम बात करेंगे क्या, एक क्रियाकलाप है यहाँ से नीचे में दिया गया है, जो आवश्यक सामग्री है शंक्वाकार एक फ्लास्क लेना है, ज्वलन नली और डोरी आदि लेनी है। ठीक है, जिसमें आप वाई के विलयन युक्त शंक्वाकार फ्लास्क में डूबी हुई वाई यक्स के विलयन युक्त ज्वलन नली। यक्स हमने क्या लिया? एक विलयन, और वाई एक भी हमने विलयन लिया। फिर उसके बाद आप इसको पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा। ये देखिए, पढ़ाकर ऐसे समझाने के उतना ज़रूरी भी नहीं है। अगर ये जैसे कि अगर प्रैक्टिकल करवा कर दिखाएं तो बेटर रहेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं तो आप चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसको भी करवा देंगे। ठीक है, इतना बस समझिए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, किसने दिया है? तो लेवोसिए ने दिया है। ठीक है, और इस यहाँ पर बातें हमने की है एस बी लेमोनोसेव या सेव जो भी है, उन्होंने क्या ये दिया, और इसकी पुष्टि किसने की है? लेवोसिए और लेंडोंट ने।
ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई है। तो अभी देखिए अगला जो हेडिंग है वो है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, जिसमें हम क्या लिखवाए थे, निश्चित अनुपात का नियम या फिर स्थिर स्थिर अनुपात का नियम, बात एक ही है। दोनों में से आप एक कुछ भी पूछ सकता है आपसे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो यहाँ पर क्रियाकलाप है वो आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके पास ऐसे सामग्री क्या होनी चाहिए कि शंक्वाकार एक फ्लास्क होना चाहिए, ज्वलन नली और डोरी आदि होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें हम क्या लेंगे, यक्स और वाई विलयन लेंगे। कैसे लेंगे ध्यान से देखिएगा। जैसे कि अगर हमने कोई एक क्या लेंगे, शंक्वाकार, कोई देखिएगा शंक्वाकार इस तरह से कोई फ्लास्क लेते हैं, इस तरह से। ठीक है, एक हमने इस तरह से क्या ले लिया, इसमें भी है कोई चीज, ये जो है इसको लेंगे यक्स विलियन, विलियन समझिएगा। और ये जो बाहर है इसको लेंगे वाई विलियन, वाई विलियन लेंगे। और एक और हम क्या लेंगे, डोरी ले लेंगे। यहाँ से क्या लेंगे, इसमें से एक डोरी ले लेंगे। क्या लेंगे, डोरी ले लेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और इसको क्या कर देंगे, कार्क से बंद कर देंगे, कार्क से बंद कर देंगे। ठीक है, और ये आपका है शंक्वाकार फ्लास्क है, इसको लिख लीजिएगा शंक्वाकार फ्लास्क है। तो निम्न में जो यक्स और जो वाई है रसायनों का एक युग्म लिखेंगे हम। ठीक है, जैसे कि हम ए को ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट 1.25 ग्राम। और वाई क्या ले लेंगे आपका, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम। देखिए हमने यक्स कॉपर ले लिया, यक्स क्या है, कॉपर ले लिया। वाई क्या ले लिया, हमने एक सोडियम कार्बोनेट ले लिया। कितने ग्राम, तो ये हो जाएगा 1.43 ग्राम, हमने इसको ले लिया। ठीक है, जब हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो अभिक्रिया जब हम इसका करवाएंगे ना तो क्या होगा, इसके बारे में देखिएगा। जैसे कि हम लेते हैं क्या, कॉपर सल्फेट, क्या होता है, कॉपर सल्फेट का सूत्र CuSO4 प्लस लेते हैं Na2S, सॉरी क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, CO3 है। इसकी हम अभिक्रिया करवाएंगे। क्या है, एक कॉपर सल्फेट है, कितने ग्राम है, तो ये है 1.25 ग्राम, 1.25 ग्राम है। और सोडियम जो कार्बोनेट है 1.43 ग्राम हमने लिया है। अब इसके बाद इसकी जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो अभिक्रिया करवाने के बाद क्या बनेगा, बनेगा कॉपर कार्बोनेट, और क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई, यही बनेगा। तो यहाँ से हम क्या पुष्टि कर सकते हैं, जैसे हमने क्या लिया कि 1.25 इसको ले लिया, और 1.43 ग्राम इसको ले लिया। तो ये जो बनेगा, जितना ग्राम इधर रहेगा उतना ग्राम इधर भी रहेगा, चेंज तो होगा नहीं। अभिक्रिया हुई, उत्पाद बना, वो अभिकारक और उत्पाद की जो द्रव्यमान था वो समान रह गया। ठीक है, कुछ बदला क्या, अरे जो इतना रहेगा वही ना जाएगा इस साइड, कुछ तो ऐसा नहीं होगा कि ये अलग से चला जाएगा। समझे बात को। तो अगला जो हेडिंग है उसको लिखिएगा निश्चित अनुपात का नियम। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। ये जो है और सारे 2-3 और इसके रासायनिक समीकरण दिया गया है, बनाया गया है, तो आप उसको खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो हेडिंग डालेंगे उसको लिखिएगा क्या, निश्चित अनुपात का नियम।
लिखे निश्चित अनुपात का नियम। हमने अभी पढ़ा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसमें द्रव्यमान आपके संरक्षित थे, जितने अभिकारक थे उतने ही उत्पाद बने थे, उतने ही ग्राम उत्पाद बना। अब हम देखने वाले हैं निश्चित अनुपात का नियम। यह जो नियम है, इस नियम की बात करते हैं तो इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम फ्रेंच वैज्ञानिक, वहाँ कौन थे? रूसी वैज्ञानिक थे। यहाँ पर क्या आएंगे? फ्रेंच वैज्ञानिक जोसेफ प्राउड्स ने क्या किया था? किस सन में दिया था? ने 1719 ईस्वी में किया। इस नियम का प्रतिपादन फ्रेंच वैज्ञानिक जोसेफ प्राउड्स ने 1799 ईस्वी में किया। इन्होंने क्या बताया कि इसके अनुसार क्या होगा? इसके अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक, प्रत्येक जो रासायनिक यौगिक होते हैं, चाहे वह किसी भी विधि से बनाया गया अथवा किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है कि हमने बात किया कि निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया? फ्रेंच वैज्ञानिक जोसेफ प्राउड्स ने दिया है। उस सन किसमें? 1719 में, मतलब 1799 ईस्वी में, कि इसका जो प्रतिपादन किया। इसके अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक, चाहे वह किसी भी विधि से बनाया गया अथवा किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। यह एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है।
एक हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण कैसा लेते हैं उसको देखिएगा। हम लेते हैं जल। क्या लेते हैं? जल। उदाहरण लेंगे H2O। तो H2 क्या है? H2 एक जल है। H2O किसका रासायनिक सूत्र है? जल का। ये सबको याद होना चाहिए ना, ये सबको याद भी हो जाता है। जल का है। तो जो हाइड्रोजन है, जल यानी H2O, यहाँ क्या है? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक संगठन या देखिए इसका जो यौगिक है, इसका जो यौगिक है यह नदी, कुआं, समुद्र, नदी, कुआं, समुद्र, वर्षा आदि प्राकृतिक स्रोत से, देखिए जल क्या है? हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का यौगिक है। यह नदी, कुआं, समुद्र, वर्षा आदि प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है। स्रोत से क्या होता है? यह स्रोत से तथा हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोगशाला में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। दोनों स्रोत प्राय जल के विलयन से ज्ञात। देखिए बेसिक सी बात है ना, यहाँ से इसका कहने का क्या मतलब है, इतना कहानी लिखवाने का कोई मतलब नहीं। ठीक है। क्या है कि जल जो H2O है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का ये यौगिक है। यह नदी, कुआं, समुद्र, वर्षा आदि प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है। अलग अलग जगह से, ये किसी भी जगह से प्राप्त हो, क्या किसी भी जगह से प्राप्त हो, लेकिन जो इसका द्रव्यमान है वो समान रहेगा। इसका जो द्रव्यमान है वो क्या होगा? समान होगा ना। इसका जो द्रव्यमान का अनुपात है वो सदैव कितना? 1:8 ही रहता है। 1:8 होता है। ठीक है। एक क्या है? परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक भी बोल सकते हैं। हाइड्रोजन पहले स्थान पे होता है और ऑक्सीजन 8वें स्थान पे होता है। उसी के अनुसार हम द्रव्यमान भी देख लेते हैं। तो जो इसका द्रव्यमान है वो कितने अनुपात में होता है? 1:8 में, इसके अलावा नहीं होता है। ठीक है। और इसकी और संख्या देखेंगे तो दो हाइड्रोजन के हैं और एक ऑक्सीजन के हैं, तो 2:1 में है। ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। इतना आपने प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर वर्षा आदि प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है, लेकिन इनका जो द्रव्यमान है वह 1:8 में ही हर जगह उपस्थित रहता है। इतनी बात आप लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। जितनी बातें आज हमने की है इतना, और बहुत देखिए उदाहरण तो बहुत सारे हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात कर लेंगे। जैसे कि हम CO2 की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो उसमें भी जो अनुपात होता है द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। उससे मतलब उतने ही अनुपात में वो हर जगह पाए जाएंगे।
कार्बन डाइऑक्साइड। ये नहीं कि मतलब घर में कुछ और है बाहर कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं। द्रव्यमान उनका उतना ही रहेगा, जो अंदर है वहीं बाहर रहेगा। बात क्लियर है? ठीक है, जो अगला हम पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। और तो यह टॉपिक आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप चैनल पे जाइए। चैनल पे जाने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन होइए, वहाँ पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैथ पढ़ना है, जाइए चैनल पे को सब्सक्राइब कीजिए और मैथ पढ़ना शुरू कीजिए। वहाँ पर हमने मैथ 8 चैप्टर तक पढ़ा चुका है। 2-3 दिन के बाद फिर से 9वां चैप्टर वो भी आने लगेगा। ठीक है, साथ साथ दोनों चलता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।